गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी वसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ 15 में आपको अनु बंदोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है नौकर। इसमें लेखिका ने गांधी जी के जीवनचर्या के बारे में, उनकी जो दिनचर्या थी, उनके जीवन की जो दिनचर्या थी उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया है। और वह ये कहते थे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और अगर हम अपना काम कर रहे हैं चाहे दूसरों का काम कर रहे हैं, इसमें हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम उसके नौकर बन गए हों। इस प्रकार से ये जो लेख है अनु बंदोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया, इसमें गांधी जी की दिनचर्या के बारे में कि वो दिन भर में क्या क्या काम किया करते थे। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ नौकर। गांधी आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। मतलब जो गांधी जी हैं वो हर कोई काम कर लिया करते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्टर से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने के लिए कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। मतलब गांधी जी जो हैं घर में जो सुबह हर रोज़ जो आटा काम में लिया जाता था, वह हर रोज़ अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते, और चक्की चलाने में उनकी पत्नी और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या बारीक या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे कि गांधी जी स्वयं इतने बड़े होकर भी स्वयं आटा पीस रहे हैं और अनाज बीन रहे हैं। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय है तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा ही नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वे थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चले गए। मतलब मेहमान तक को भी उन्होंने इस काम में लगा दिया। कई वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। मतलब इतना गुस्सा करते कि आप साफ सफाई पर ध्यान क्यों नहीं देते। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब काम सफाई वाले ही करें, आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए कि तुम्हारा हजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रमवासी को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वह बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ नहीं कह पाते थे।
दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वह सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। मतलब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में जेल में रहे तब वह भी वहाँ पर भी वह कैदियों को भोजन परोसा करते थे। मतलब गांधी जी को किसी भी कार्य में कोई शर्म नहीं थी। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। मतलब गांधी जी ने एक नियम बना रखा था कि वहाँ पर सभी व्यक्ति अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। मतलब जो सब्जी बनाने का जो बर्तन था या दूसरे कोई बर्तन, बड़े बड़े बर्तन होते थे, वह लोग दल बनाकर बारी बारी धोया करते थे, लेकिन अपने खाने के बर्तन वह स्वयं साफ किया करते। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक दिन एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह आपका काम नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्हें बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तन को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते थे। मतलब गांधी जी को कोई भी कार्य सफाई से ना हो तो उन्हें संतुष्टि नहीं होती थी। अगर कोई व्यक्ति उनके साथ काम करके भी अच्छा काम नहीं करता है तो वह उसे समझाते थे, उसे सिखाते थे कि किस प्रकार से ये काम करना चाहिए। गांधी जी को किसी भी कार्य में कोई शर्म नहीं थी। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उनका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। मतलब कि गांधी जी को अपना काम स्वयं ही करना था। वे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे स्वयं अपना काम करके लोगों को ये बता सके कि किसी भी कार्य में कोई शर्म नहीं होती है। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। मतलब गांधी जी ये कह रहे हैं कि जब तक वे शरीर से बिल्कुल लाचार ना हो जाए तब तक उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उनका कार्य करे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्हें घायलों को स्ट्रेचरों पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया है। वह मीलों पैदल चल सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम न होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। मतलब जब वे दक्षिण अफ्रीका में रहते तब उन्हें 42 मील तक पैदल चलना अच्छा लगता था क्योंकि शहर में कोई काम नहीं था। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। मतलब उन्हें भी अच्छा लगता था कि वह गांधी जी के साथ उनके कार्य कर रहे हैं और उनका हाथ बटा रहे हैं। उन्हें हर समय इस बात की खुशी होती थी कि वह गांधी जी के साथ उनके हर कार्य में उनका हाथ बटा रहे हैं और वह खुद भी अपना काम पूर्ण कर रहे हैं।
एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए सब कष्ट क्यों किया है? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। मतलब गांधी जी ये नहीं सोचते थे कि ये मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, वे हर किसी का काम करने के लिए तैयार रहते थे और उन्हें उन लोगों का काम करना भी अच्छा लगता था। वे हर समय खाली नहीं रहना चाहते थे, खाली बैठना उन्हें पसंद नहीं था। वे अपना काम तो स्वयं करते ही थे और दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। इस प्रकार से हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें सबसे पहले तो अपना काम स्वयं करना चाहिए, उसके बाद अगर हमें लगे तो हमारे घर के बड़े सदस्यों की भी हमें मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।